महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर है। प्रचार के बीच महाराष्ट्र में जहां कैश बरामद हो रहा है, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव पर छापे पड़ रहे हैं। इन छापों के बीच पीएम मोदी आज फिर महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे। मोदी आज अकोला और नांदेड़ में रैली करेंगे। मोदी एक बार फिर एक रहेंगे का नारा दे सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर घमासान छिड़ गया है। नारायण राणे ने कहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो अपने बेटे उद्धव को गोली मार देते। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। नारायण राणे ने उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। नारायण राणे ने बयान सिंधुदुर्ग के कुंडाल में अपने बेटे नीतीश राणे के समर्थन में रैली के दौरान दिया। इस दौरान राणे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने एक रैली में कहा कि अगर सोसाइटी में बकरीद नहीं मनाने देते तो दिवाली की कंदील भी उतार लो। सुनिए राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर आखिर कहा क्या है। या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा। मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर। खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जहर उगला, लेकिन दोनों के बीच सियासी दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। नारायण राणे इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ चप्पल मारने वाला बयान दे चुके हैं। उस वक्त उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे। तब नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और केंद्रीय मंत्री रहते हुए नारायण राणे गिरफ्तार भी हुए थे। दरअसल दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बहुत पहले से है। नारायण राणे को शिवसेना छोड़ना पड़ा था, तब उन्हें इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। तब से उद्धव और नारायण राणे के बीच संबंध कभी भी सामान्य नहीं हुए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और नारायण राणे दोनों का गढ़ कोंकण इलाका रहा है, इसलिए यहां पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उनके बीच बयानबाजी होती रहती है। नारायण राणे उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठा दिए हैं। योगी महाराष्ट्र में भी अलग रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दे रहे हैं, लेकिन अजित पवार ने कहा कि यह नारा दूसरे राज्यों में चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फूले और शाहू महाराज की धरती है। अजित पवार के बयान के बाद महायुति के नेता योगी के बचाव में उतर आए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति आपस में बटा हुआ है। सुनिए अजित पवार ने योगी के बयान को लेकर क्या कहा। आजही शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेशी निगडीत आहे, कालही होतो आणि पुढेही राहणार आहे। ही माझी भूमिका आहे, ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे। त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे। आता मध्ये काही जण वेगळं बोलले तर आम्ही लगेच आमचं मत स्पष्ट तिथं मांडतो, भूमिका मांडतो, ट्वीट करतो, तुम्हाला सांगतो, तुमच्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगतो। अजित पवार के बयान के बाद महायुति के नेता योगी के समर्थन में उतर आए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवाजी महाराज एकता की बात करते थे। योगी ने भी हिंदू समाज को एकजुट होने को कहा है। उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं। शिवाजी महाराज भी एकता की बात करते थे। शाहू महाराज जी ने भी जब महाराष्ट्र के पिछड़े तबके को, दलित और शोषित वर्ग को जब आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर रहे थे, तब उनकी इच्छा यही थी कि मुख्य धारा में ये समाये और सबकी ताकत बढ़े। तो एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप बंटिए मत,
बटेंगे तो कटेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। महायुति के नेता योगी के साथ हैं तो उद्धव गुट के संजय राउत ने फिर से योगी के साथ पीएम मोदी पर अटैक किया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पूरी तरह सेफ है, बीजेपी को हटाकर राज्य को और सेफ बनाना है। संजय राउत ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि उनके आने से महाराष्ट्र और अनसेफ हो जाएगा। कि बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। वहीं आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिर महाराष्ट्र के रण में उतरने वाले हैं। ओवैसी आज संभाजीनगर में दो पदयात्रा करने वाले हैं। थोड़ी देर में औरंगाबाद सेंट्रल में पदयात्रा निकालेंगे तो शाम को औरंगाबाद ईस्ट में पैदल चलकर वोट मांगते हुए आपको असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देंगे। सीनियर ओवैसी वोट के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, वहीं जूनियर ओवैसी पीएम मोदी और योगी पर जहर उगलने में बिजी हैं। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के खिलाफ क्या कहा है। तो आपको बताते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हैं। 15 मिनट की बात को उन्होंने दोहराया है, लेकिन वो दूसरे अंदाज में, लेकिन उनका रेफरेंस वही था जिस तरीके से उनका बयान वो 15 मिनट वाला फेमस हुआ था। और अब खबर झारखंड से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन सामने आया है। आयकर विभाग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने रांची और जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो सुनील श्रीवास्तव पर टैक्स में गड़बड़ी, अनियमितताओं के चलते आईटी विभाग ने छापेमारी की है। यानी इनकम टैक्स को जानकारी मिली कि सुनील श्रीवास्तव ने टैक्स में हेरफेर की है, जिसके बाद यह छापेमारी की गई है और यह छापेमारी 9 ठिकानों पर चल रही है। निजी सलाहकार हेमंत सोरेन के उनके ऊपर यह इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स की जो डिटेल्स उन्होंने दी थी उसमें गड़बड़ी का शक हुआ, जिसके बाद सुनील श्रीवास्तव के घर पर और 9 ठिकानों पर यह छापे मारे गए हैं। और सुनील कौन है? सुनील पर्सनल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। अब बात यूपी उपचुनाव की। यूपी में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले प्रचार जोरों पर है। यूपी के योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। आज योगी अखिलेश के गढ़ में हुंकार भरने वाले हैं। सीएम योगी आज मैनपुरी की करहल सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आज योगी की कुल 3 रैलियां हैं। पहली सभा अलीगढ़ के खैर में दोपहर 12 बजे होगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे मैनपुरी के करहल में योगी जनसभा करेंगे और आज की तीसरी और आखिरी जनसभा दोपहर 3:30 बजे कानपुर के सीसामऊ में होगी। अपनी रैलियों में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। कल सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। सीएम योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा, प्रदेश में जहां भी सपाई दिखते हैं वहां बिटिया घबरा जाती हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सबसे पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था।
मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। सीएम योगी के समाजवादी पार्टी पर दिए गए बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी नकारात्मक बातें, जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती, वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है। 9 की 9 अखिलेश ने जवाब दिया, लेकिन सीएम योगी लगातार सपा पर अटैक कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपने सिंबल पर लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी। सीएम योगी ने जनसभा में इस मुद्दे को लेकर भी चुटकी ली। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। सीएम योगी ने यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार किया है। कल उन्होंने मीरापुर कुंदरकी सीट पर दिखाया। आपको जरा वॉल के जरिए दिखाते और समझाते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी के चुनाव में उतरे हुए हैं। 8 नवंबर को मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, 9 नवंबर को करहल, सीसामऊ और खैर, यानी आज 3 रैलियां हैं, और 10 नवंबर को मंझवा, कटेहरी और फूलपुर, यानी इन 9 सीटों पर होने वाली उपचुनाव को लेकर योगी पूरी तरह से फॉर्म में है, एक्शन में है और इस चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं। इस तरह से योगी केवल 3 दिन में 9 विधानसभा सीटों तक अपनी डायरेक्ट पैठ बना रहे हैं, या कहें कि डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है कि उनकी वापसी का संकेत हो सकता है, वहीं योगी आदित्यनाथ स्पष्ट हैं कि इन 9 सीटों को जीतकर हम यह साबित करेंगे कि लोकसभा के चुनाव परिणाम में विपक्ष के फेक नैरेटिव की भूमिका थी। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षा सेना पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर के मुद्दे को घसीट लिया। इस पर बैठक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मौजूदा बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को झूठे आरोप लगाने से बाज आने की चेतावनी दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान के अनर्गल आरोपों से तथ्य नहीं बदल जाएगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। Again made an attempt to divert this august body from its agenda. We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will
remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures. दीपावली चली गई, छठ का भी समापन हो गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई। दिल्ली के डेंजरस पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज कई इलाकों की हवा खतरनाक कैटेगरी में आ चुकी है। बवाना, पूसा, रोहिणी, यहां सब एयर क्वालिटी 400 के पार है। अलीपुर, आनंद विहार से लेकर अशोक विहार तक AQI 390 को पार कर चुका है। यही हाल बुराड़ी और मथुरा रोड का भी है। दिल्ली में ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक सांसों पर इमरजेंसी लग गई है। आपको 7 तस्वीरें दिखाते हैं। हवा थमी हुई है और हल्की ठंड बढ़ रही है। इसकी वजह से पॉल्यूशन हवा में अटक रहा है या कहें कि ट्रैप हो जा रहा है। कई इलाकों में एक धुंध की परत छाई हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम है। हालांकि दिल्ली सरकार पानी का छिड़काव कर रही है, लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए राजधानी में शुक्रवार को पहली बार ड्रोन से पानी का छिड़काव किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आनंद विहार में छिड़काव कर इसकी शुरुआत की गई। वहीं दूसरी तरफ राजधानी के पॉल्यूशन को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की इस समय सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। एयर पॉल्यूशन जानलेवा है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन पे इस प्रदूषण का सबसे बुरा असर पड़ रहा है। लोगों की लाइफ स्पैन कम हो रही है। कम से कम 11 साल की लाइफ स्पैन को ये प्रदूषण कम कर रहा है। इस समय हम इंडिया गेट पे हैं, विजिबिलिटी 0 है। यहाँ पे अधिकतर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है अगर सुबह सुबह इस प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक की जाए तो वो सेहत के लिए और खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सुबह शाम प्रदूषण का स्तर जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक होता है। इस समय दिल्ली का ओवरऑल AQI 360 है। AQI थोड़ा कम हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी अब और कम होती जा रही है। विजिबिलिटी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ठंड शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदूषण और ठंड की धुंध मिलके कुछ भी देख पाना दिल्ली एनसीआर में मुश्किल कर रही है। विजिबिलिटी पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आज दिल्ली के इलाकों में अगर AQI की बात करें तो बवाना, रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। बवाना में 409 और रोहिणी में AQI 401 है। आपको दिखाते हैं, ये AQI मीटर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जो ये अंक हम आपको बता रहे हैं वो पार्टिकुलेट मटेरियल है जो हवा में लहरा रहा है, सांस के जरिए फेफड़ों में जाता है और खून तक पहुंचता है। बवाना में 409, रोहिणी में 401, वजीरपुर में 397, आनंद विहार में 393, पंजाबी बाग में 389, जहांगीरपुरी में 389, पड़पड़गंज में 88, नजफगढ़ में 385, अशोक विहार में 382। और ये आप जो देख रहे हैं 400 से ऊपर का आंकड़ा, यानी आपके लिए ये वायु बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर स्टैंडर्ड की हम बात करें तो एक अच्छी एयर क्वालिटी 60 से नीचे होनी चाहिए, और अगर ये 400 के पार है तो आप अंदाजा लगाइए वो सेफ लिमिट से कितने गुना आगे है। यानी पूरी दिल्ली में फिलहाल धुंध और धुएं का कर्फ्यू है। काफ़ी दिक्कत है पोल्यूशन से, तो क्योंकि हर जगह मास्क लगा के रखना पड़ रहा है। अभी जैसे हम अभी पालम एरिया से आ रहे हैं, अभी जैसे ही गाड़ी से उतरे हैं तो सेम टाइम इतना स्मेल आ रहा है स्मोक का भी, एंड इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। अभी आते ही मुझे मास्क लगाना पड़ा क्योंकि स्मेल सही नहीं है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अभी हानिकारक है हवा हमारी।
और खांसी वगैरह भी? हाँ, खांसी कई बार ऐसी स्मेल आती कि एकदम से खांसी आने लग जाती है। इस साइड में तो और ज्यादा है। कितने महीनों से, एक महीने से ज्यादा का समय हो गया? ज्यादा ही हो गया, डेढ़ 2 महीने से होना शुरू हो गया था धीरे धीरे ना, जैसे चावलों का सीजन खत्म हुआ उसके बाद। और अभी दूसरी बात ये भी है कि जैसे पराली वगैरह जल रही है हर जगह, वही है कि कोई भी सरकारें ध्यान देना इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि अगर आपकी अपनी सरकार है तो आप कहीं भी कुछ नहीं बोलेंगे, और दूसरे की है तो आप क्रिटिसाइज करेंगे। तो एटलीस्ट नॉर्मल सिटीजन के लिए सरकारों को सोचना चाहिए इस समय।